जय हिंद बच्चों। आज 10 मई 2020 है और क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय निरूपण, जिसको हम एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी कहते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है तो उसकी मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो हल है वो आएगा या नहीं आएगा। हमने क्या सीखा था, जरा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा था कि अगर हमारे पास इस तरह की दो इक्वेशंस हैं, एक हमने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है मान लो a2x प्लस b2y, ये c1 है, c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें जो अलग अलग तरीके के ग्राफ मिलेंगे वो या तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं वाला ग्राफ होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकती हैं, या फिर हमारे पास इस तरीके से समांतर रेखाएं मिल सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो दो लाइंस मिली हैं, जो इक्वेशंस मिली हैं, उनका ग्राफ हम बना रहे हैं, तो ग्राफ बनाने के बाद जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर चले। इसका मतलब है कि हमें संपाती रेखाएं मिल जाए, और जब हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है तो हमें यह समझ में आ जाता है कि वो जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनसे हमें एक हल मिलता है। और अगर इस तरह की समांतर रेखाएं ग्राफ में बनती हैं तो हमने समझ चुके हैं कि फिर कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। और अगर हमें ग्राफ इस तरीके का मिलता है तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आज हमने क्या सीखना है कि बिना ग्राफ की मदद से हम ये चेक करना चाहते हैं कि उन दोनों इक्वेशन, मतलब ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशन से हमें कोई हल प्राप्त होगा या कोई हल नहीं प्राप्त होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक हल के लिए क्या कंडीशन होगी इन दोनों इक्वेशन में। तो अगर हमारे पास a1 ओवर a2 इक्वल नहीं आता है b1 ओवर b2, फिर से याद रखें कि यहां a1 ओवर a2 क्या है, जो दो इक्वेशंस आपके पास होंगी उसमें जो x के गुणांक, मतलब जो x के कोफिशिएंट्स होंगे, उनको आपने डिवाइड करना है, मतलब इस तरीके से लिखना है। ऐसे ही जो आपके पास यहां पर y है, उनकी कोफिशिएंट्स, मतलब उनके गुणांकों को जब डिवाइड करेंगे इस तरीके से, और x के कोफिशिएंट्स के जो अनुपात हैं और y के कोफिशिएंट्स के अनुपात हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, मतलब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक हल प्राप्त होगा इन दो समीकरणों से। एक हल को यहां पर अद्वितीय हल भी बोलते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अद्वितीय हल। और ग्राफ में हमने कैसे सीखा है कि अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अब दूसरा क्या है, ये तो हमने पहला सीख लिया। दूसरा क्या है, अगर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, x के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर आता है y के गुणांकों के अनुपात के, लेकिन बराबर नहीं आता है जो दो चर हैं उनके अनुपातों के, तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है तो हम कहते हैं यहां से हमें कोई हल प्राप्त
नहीं होता है तो हम इसके लिए बोलते हैं कोई हल नहीं होगा, यहां से कोई हल प्राप्त ही नहीं होगा। और ग्राफ में हमने कैसे सीखा था, तो इस तरह की इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास x है, ये y, यहां पर ये x, ये y। तीसरा क्या है कि अगर x के कोफिशिएंट्स के रेशियो मतलब a1 ओवर a2 बराबर आता है y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के, बराबर आता है कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। ये हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, यहां पर अनेक हल। और अगर इसके लिए हमने ग्राफ में कैसे सीखा है, हमने कुछ ऐसे सीखा है कि हमने एक लाइन अगर बनाई तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर बनेगी। इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही होता है एकमात्र, उसके जैसा हल एग्जिस्ट ही ना करे। कोई हल नहीं का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कल के वीडियो में हमने दी हुई इक्वेशंस को इस तरीके से दी हुई इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फिर हमने चेक किया कि हमें अगर ग्राफ ऐसा मिलता है तो अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल प्राप्त होगा। ऐसा ग्राफ मिलता है तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा क्योंकि वो कहीं मिलते ही नहीं। और अगर ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है तो हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कई सारे हल होंगे। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमें अगर इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी है, फिर हम ये निकालने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इससे हम ये निकालना सीख गए थे, आज हम इन कंडीशन से ये निकालना सीखेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहां पर बोर्ड में 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब बारी बारी से हम हर एक इक्वेशन के x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात तथा अचर पदों का अनुपात निकालेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन यहां पर मीट करती है। तो सबसे पहले यहां पर गुणांक या कोफिशिएंट, दोनों का मतलब एक जैसा होता है। इसमें x का गुणांक कितना है 5, यहां पर x का गुणांक कितना है 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये आता है 5, यहां पर x का गुणांक कितना है 7, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, y का गुणांक कितना है -4, यहां पर y का गुणांक कितना है 6, ये भी निकाल लिया। और तीसरा हमारे पास है आपका अचर पद, मतलब कांस्टेंट टर्म है, यहां पर इनका रेशियो निकालते हैं, क्या आता है 8 ओवर -9। ध्यान रखें आपको साइन के साथ लेना है। अब यहां पर आप चेक करो, आप ये देखोगे ये आपका a1 ओवर a2 है, इसको हम b1 ओवर b2 कहते हैं, इसको c1 ओवर c2 कहते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल में हमने क्या पढ़ा है कि अगर a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 तो वो अद्वितीय हल देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो यहां 5/7 -4/6 के बराबर है ही नहीं, तो क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है तो हमें इस तीसरे को निकालने की यहां पर जरूरत है ही नहीं। जब पहले दो ही बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन को मीट करती है, वो करती है आपका यूनिक सॉल्यूशन को, मतलब अद्वितीय हल को। और अगर इसके लिए ग्राफ अगर हमने बनाया होता तो ग्राफ कैसा बनता, आपको ये पहले समझा चुका हूं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अद्वितीय हल के लिए जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। x का यहां पर कोफिशिएंट क्या है 9,
ओवर यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 18, दोनों को डिवाइड कर लिया हमने। अब हम आते हैं y के कोफिशिएंट्स की तरफ। यहाँ y का कोफिशिएंट गुणांक एक ही होता है। y का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का कोफिशिएंट यहां पर कितना है 6, लिख लिया। तीसरा हमारे पास क्या है 12 और नीचे आएगा 25। तो हमने x के कोफिशिएंट्स के रेशियो लिख लिए, y के कोफिशिएंट्स के रेशियो लिख लिए और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो लिख लिए। अब हम चेक करते हैं। आप पहले ये देखिए, ये 9/18 है, 9/18 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका सरलीकरण हो सकता है। कैसे हो सकता है? 9 एकम 9, 9 1 9, 9 2 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये नहीं हो सकता। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से आगे 1/2, यहां से भी आगे 1/2, पर ये चीजें 1/2 में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1/2 बराबर होगा 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा 12/25 के। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसको मीट करती है? नो सॉल्यूशन को। नो सॉल्यूशन को मतलब कोई हल नहीं। तो इसके लिए जो हमने ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब अगर इसके लिए तुमने मान लो ये चीज नहीं करना चाह रहे हो, ग्राफ बनाना चाह रहे हो, तो हमें आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलेंगी। तीसरा हमारे पास क्या है? ये तीसरा हमारे पास दे रखा है, इसके लिए भी यही काम करते हैं। x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो यहां पर भी इनके रेशियो निकालते हैं। x का कोफिशिएंट है 1 ओवर x, या नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2। यहां से भी देखो कितना आ रहा है 1/2, क्योंकि y का कोफिशिएंट गुणांक 1 है, यहां y का गुणांक 2 है, तो 1/2 हो गया। और आपके अचर पद का जो अनुपात है वो भी कितना आ गया 1/2। ये तीनों बराबर हैं। तो फिर कौन सी कंडीशन यहां से फुलफिल होती है? यहां से फुलफिल होती है आपकी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होता तो ग्राफ हमारे पास कैसा बनता? आपको 12 बता चुका हूं। अपरिमित रूप से अनेक हल, जब ऐसी कंडीशन मिलेगी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। और अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आपको बनानी पड़ जाएगी, इस तरह से बनेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल को हम इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला टॉपिक खत्म होता है। और अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अनुपातों A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 तथा C1 ओवर C2 की तुलना करनी है पहले, और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि तुलना करने के बाद इनमें से कौन सी कंडीशन आपको मिलती है। मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं ये, समांतर रेखाएं हैं ये, अथवा समपाती रेखाएं हैं ये। आपको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से एक दूसरे को कट कर सकती हैं। समांतर का मतलब है कि इस तरीके से आपकी रेखाएं हैं ये, और समपाती का मतलब है एक के ऊपर एक चलने वाली, एक के ऊपर एक चलने वाली इस तरह की रेखाएं। तो मैंने आपको बता दिया है, ग्राफ बनाकर हमें चेक करने की यहां पर जरूरत नहीं है, हमें इस तरह के अनुपात यहां पर निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले लिखा है A1 ओवर A2, तो पहले आप समझ लिया A1 क्या है x का गुणांक, पहली वाली इक्वेशन से x का गुणांक, और A2 क्या है दूसरी वाली इक्वेशन से x का गुणांक। तो हम पहले A1 ओवर A2 निकालते हैं। तो A1 ओवर A2 क्या है? A1 ओवर A2 x के गुणांक को इसको A1 बोलते हैं, और नीचे वाली इक्वेशन में x के गुणांक को हम A2 बोलते हैं। तो ये 6/2 आ जाएगा। तो हमारा 6/2 हो गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हो, इसका सरलीकरण कर सकते हो। अगर सरलीकरण होता है तो करना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास ये 3/1 आ गया, 3/1 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास अगला क्या निकालना है? हमने B1 ओवर B2। तो B1 ओवर B2 निकालते हैं। B1 ओवर B2, B1 कहते हैं हम y का गुणांक, और B2 कहते हैं हम नीचे वाली इक्वेशन से y का गुणांक। तो इस y का गुणांक कितना है? -3, यहां पे लिखा -3, और नीचे वाली इक्वेशन में y का गुणांक कितना है? कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मतलब 1 है, तो ये क्या होता है? -1
1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 3 बाय कितना आ गया, 1 आ गया। और तीसरा हमारे पास क्या है, C1 ओवर C2। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, मतलब अचर पद है। पहले वाली समीकरण का ये जो अचर पद है इसको C1, दूसरे वाली इक्वेशन में जो अचर पद है इसको C2। तो हम यहां पर C1 ओवर C2 निकालते हैं, तो कितना आता है, ये 10/9। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। हमारे पास तीन, आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारे पास तीन कंडीशंस थी। एक हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी यूनिक सोल्यूशन के लिए, मतलब अद्वितीय हल के लिए, जिसका मतलब था A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। दूसरी थी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2, जिसको हम कहते हैं कोई हल नहीं। और तीसरा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो देखते हैं ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आपको देखने में मिल रहा होगा कि A1 ओवर A2 तो B1 और B2 के बराबर है, लेकिन C1 ओवर C2 के बराबर नहीं है। ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप पहले ऐसे लिखें कि A1 ओवर A2 आपके पास ये है, इसके बगल में लिखें B1 ओवर B2 और इसके बगल में लिखें C1 ओवर C2। तो हमें पता है ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहां बराबर का साइन लगा दूं। पर ये इनके बराबर नहीं है, तो यहां पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो। तो ये हमारी कंडीशन यहां पर फुलफिल होती है। तो ये किस टाइप का ग्राफ देगा आपको तीन कंडीशन समझा दी थी। ये जो है ये कोई हल नहीं के लिए कंडीशन है। कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब समांतर ग्राफ बनेगा आपका, समांतर रेखाएं बनेगी। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का आंसर देगा। ये x हमारे पास, ये y है, तो ये समांतर है। ये रेखाएं का ग्राफ आपका कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करें। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है अनुपातों A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 तथा C1 ओवर C2 ज्ञात करना है। उसके बाद तय करना है कि युग्म संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत का मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए पहले अभी तक जो बेसिक सी चीज हम पढ़ चुके हैं, जरा इस क्वेश्चन में भी उसको देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। तो एक हल के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, और उसको एक नाम और देते हैं हम संगत। ठीक हो गया। अब दूसरा है कि कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करेंगी। आपको ना x का की वैल्यू x का सॉल्यूशन मिलेगा, ना ही y का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे के लिए कोई हल नहीं के लिए, जिसको नो सॉल्यूशन भी कहते हैं, आपको ये कंडीशन मिलेगी, ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसको कहते हैं हम असंगत। तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब x के अनेक हल मिलेंगे, आप गिनती नहीं कर सकते। ऐसे ही y के भी अनेक हल मिलेंगे, उसकी भी गिनती नहीं हो सकती। तो ऐसे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें जो अलजेब्रिक कंडीशन मिलेगी वो होगी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। और अगर ग्राफ की बात करें तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसके लिए, इस वाली कंडीशन के लिए ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को अनगिनत बिंदुओं पर कट करती है। और ये आता है कंडीशन संगत समीकरण युग में। तो हमें जानकारी हमें चाहिए कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है ना। तो आप ये याद रखना कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन आती है तो हम उनको संगत कहेंगे, और अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आती है तो हम उसको असंगत कहेंगे। संगत का मतलब होता है कि कम से कम एक हल तो आप प्राप्त कर सको दिए हुए समीकरण युग्म से। ठीक है, यू शुड हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन। एटलीस्ट वन सोल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y यू आर गेटिंग। अगर एटलीस्ट वन सोल्यूशन यू आर हैविंग, इन दैट केस आप उसको क्या कहोगे, संगत कहोगे, अदरवाइज यू विल से असंगत। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मैं इसको करके देखूं तो मेरे पास क्या आता है, A1 ओवर A2 मेरे पास आता है, आपको पहले से बता चुका हूं, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे। B1 ओवर B2 क्या आ रहा है, इसको आप 2 बोलोगे। ये हमारे पास कितना है, -3। और C1 ओवर C2 क्या आ रहा है आपके पास, 5/7। इस बार मैंने इसको डायरेक्टली कर लिया क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आप इसको समझ चुके हैं। आप देखें कि A1 ओवर A2 B1 और B2 के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 3/2 है, 2/-3, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो स्टार्टिंग A1 ओवर A2 B1 और B2 के इक्वल अगर नहीं आता है तो वो हो जाता है आपका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका मतलब आपके पास कैसा युग्म है ये है संगत समीकरण युग्म। इस तरीके से इस वाली एक्सरसाइज के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कैसे निकालते हैं वो हमने समझ लिया। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल दिए हुए इक्वेशन से कैसे हम निकाल पाएंगे। और आखिर में हमने जो सीखा वो था कि इक्वेशंस अगर आपको दी हैं तो कैसे आप संगत और असंगत के बारे में जान पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। जय हिंद।